ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम, याद दिलाओ जरा चंगू मंगू। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। डी ब्लॉक में फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन पढ़ रहे थे, वो मुझे देख लेने दो। ये सर लास्ट में नो किया था कलर आयन वाला। अच्छा ठीक है, बस मैं एक बार चेक कर लूं, लास्ट कल तुम लोगों को क्या पढ़ाया था सर? वो चेंज नहीं हो रहा कलर वाला सर, जो उसमें 6 कलर थे सर। आर्किटेक्ट कलर की थी कल हमने। सर पानी पी रहे हो सर, क्या बात है? बुखार होगा सर को? नहीं यार बुखार नहीं हो, कैसी बातें करता। नहीं सर ऐसे बोला। सर थक गए ना आज काम करके शायद। यार तुम लोग बहुत बोल रहे हो, क्या बात। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन हम लोगों ने कर लिया था। हमने तुम लोगों को बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन हेडिंग डलवाई थी क्या? नो सर। नो सर। ठीक है चलो, तो आज हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन हेडिंग डालेंगे, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और KMnO4 का पूरा कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है। आर्किटेक्ट कलर की नहीं बेटा, आर्किटेक्ट कलर व्हील। व्हील मतलब पहिया, ठीक है। सिमरन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया हार रही है शायद, क्या चल रहा है? 52/2 विकेट सर। हाँ तो वही ये चलो अच्छा, अब आप यहाँ पे चैप्टर का नाम जल्दी डालो, डी एंड एफ ब्लॉक लिखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। गुड इवनिंग सीमा बेटा। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैसेज करना छोड़ दो, इधर आ जाओ। गुड इवनिंग आकाश, हाउ आर यू। देखो इसमें आप क्या लिखो, एक तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। यस सर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? KMnO4 बेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसमें KMnO4 पढ़ेंगे। KMnO4 के हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल, आज इतने टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड से यार याद आया कि इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, बताओ। तुम्हारा जो पहला चैप्टर था उसी में हम तुम्हें ये वर्ड पढ़ा चुके हैं, बताओ बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, याद है किसी को? यस सर। आप स्पेस होता है बीच में बच जाता है, जिसको बिल्कुल सही। सॉलिड के जो एटम होते हैं वैसे तो वो बहुत पास पास होते हैं, बट पास पास होने के बाद भी जब आप उन्हें अरेंज करोगे तो उनके बीच में बेटा कुछ गैप होता है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप। इसी गैप को हम लोग वॉइड या फिर हम लोग इंटरस्टिशियल साइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। तो समझ गए इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो बोले बेटा, तो पहले तो हेडिंग डालो बढ़िया सी, लिखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, हेडिंग डालो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब हम एक ऐसे कंपाउंड बनाने जा रहे हैं जहां पे मेटल के बीच में जो स्पेस है उनमें जाके डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करेंगे, फंसेंगे और कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। यस सर। यस सर। नीरज आपको नोट्स वैसे भी मिल जाते होंगे बेटा। देखो बात सुनो, आपको जो लिंक दिया गया है ड्राइव का, उसका एक्सेस नहीं है क्या आप लोगों के पास? है सर। वो ओपन हो ही नहीं रहा है सर, तो बेटा नहीं है वो। तो फिर नितिन सर से आप एक बार बात करो। जितिन सर है, जितिन सर से बात करो एक बार, ठीक है। जितिन सर से बात करो क्यों नहीं ओपन हो रहा, क्योंकि हम डेली के डेली आपको जो पढ़ाते हैं उसके नोट्स ऑलरेडी उस पे हम अपलोड कर रहे हैं। सर ओपन है, हो रहा है सर ओपन है। तो हाँ ये हमसे कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ बच्चों के पास से नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों से हो रहा है। तो जिनसे हो रहा है कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हो रहा वो लोग बात कर लो सर से और उनसे कहो सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसके नोट्स हम अपलोड कर देते हैं उसमें, ठीक है। 2-3 दिन में इम्पोर्टेंट नोट्स सेंड किए सर ने ना, चैप्टर वाइज वो वाले नोट्स दूसरे से अपलोड होते रहते सर। क्यों बेटा, हम जो पढ़ाते हैं वो तो हम आपको भेज देते हैं, ठीक है। सिमरन बात तो सही है, बट जैसे कभी ऐसा होता है ना, जैसे कभी किसी की छुट्टी हो गई तो अगर उसमें नोट्स होंगे तो आपका ये होगा कि टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, आप उसे पढ़ के एक बार वीडियो पीछे देख लो, सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, तो हम नोट्स आपको डेली भेज देते हैं, ठीक है।
फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो अपने सर से एक बार बात करो, कोऑर्डिनेटर सर जो आपके हैं उनसे आप पूछो क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो इसमें लिखो आप, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन, साथ में नोट करो, जहां पे हम समझाएंगे वहां पे समझा देंगे, अविनाश खास कर तुम, ठीक है। देखो व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक कौन कौन, हाइड्रोजन हो गया आपका, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है, आर ट्रैप्ड इन द, ट्रैप्ड का मतलब फंस जाना, ठीक है, आर यस सर, ट्रैप्ड इन द मेटल क्लस्टर मतलब मेटल का जो मॉलिक्यूल होगा बड़ा सा, लैटिस, मेटल क्लस्टर लैटिस, ठीक है। तो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, बस ये बात है कि मतलब जब तुम्हारे स्मॉल एटम लाइक कौन कौन से, एक आपका हाइड्रोजन, आपका नाइट्रोजन और कार्बन, जब ये आपके एटम्स क्या करें, ये मेटल क्लस्टर लैटिस में फंस जाए, उनके बीच में जो गैप है उसमें जाके अगर फंस जाए तो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, सीधी सी बात है। मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि मान लो ये कोई सॉलिड का मेटल है, ठीक है, डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस है मान लो ये, ठीक है, और इनके बीच में ये जो गैप है, इस गैप में मान लो हाइड्रोजन आके फंस गया, कार्बन फंस गया, नाइट्रोजन फंस गया, तो ये ओवरऑल जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। इतना अगर क्लियर है तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जनरली कौन कौन से, देखो एक आपका टीआईसी है, टाइटेनियम, और सी मतलब कार्बन, ठीक है। टाइटेनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो टाइटेनियम का जो क्लस्टर होगा, टाइटेनियम का जो लैटिस होगा उसमें अगर कार्बन जाके फंस जाए तो क्या बनेगा, टीआईसी। ऐसे आपका एक बनता है टीआई एच 1.7, एच 1.7 का मतलब हाइड्रोजन का मास लिखा हुआ है, ठीक है, और आपका एक बनता है Fe3C एक्सेट्रा। इसमें बस आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है, तो इतना नोट कर लो, और जनरली इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है वो भी लिख लेते हैं करके, ठीक है। सर आज क्या लिखा है सर, ये Fe3C, एक TiC लिखा है, एक TiH 1.7 लिखा हुआ है, तो ये सही से लिख दे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Ti हाइड्रोजन 1.7 का मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे मास लिखा हुआ है, ठीक है, ये है तुम्हारा चक्कर। चलो होगा नहीं लिखा मास, सबका नहीं लिखना है तुम्हें, जिसका मतलब जो एग्जांपल में जिसका दिया गया वो लिखेंगे, बस तुम्हें याद कर लेना कि 3 एग्जांपल होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड के, सिर्फ 3 एग्जांपल अपने पास है, एक टीआईसी, एक Fe3C, एक टीआई, मतलब और भी होते हैं, जनरली तुम्हारे सिलेबस में इतना ही, तो तुम्हें इतना ही पढ़ना, ठीक है। जितना अपने सिलेबस में उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा हम लोग फालतू का नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीजें वो पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बेटा ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, मतलब ये हुआ कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है बेटा, देखो जैसे हम लिखते हैं N2 प्लस का 3H2 गिव्स 2NH3, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 1 है नहीं, इसकी स्टोइकोमेट्री 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो मतलब 1 मोल N2 लो, 3 मोल H2 लो, तो 2 मोल NH3 बनेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें तुमने Ti लिया और तुमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, तो बनेगा क्या, कुछ अलग ही बन जाएगा, TiH 1.7 जैसे ही बना हुआ है। तो इनकी स्टोइकोमेट्री क्लियर नहीं होती, फिक्स नहीं होती, कुछ भी बन रहा, मतलब नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, रिएक्टेंट में स्टोइकोमेट्री कुछ और होगी, प्रोडक्ट में कुछ और होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, वेरी हार्ड, बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, टफ होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तीसरी बात करें अगर बेटा, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, देन प्योर मेटल्स, मतलब समझ लो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर मेटल से भी ज्यादा होता है, प्योर मेटल, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखो बेटा, केमिकली इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। और फिफ्थ वाला बेटा आप लिख लो रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ठीक है। ये इनके पॉइंट है, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। तो समझ लो इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक तरीके से अपने लिए फायदा है। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हार्ड है, किससे, मेटल से, मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज हमने मेटल की बनाई, ठीक है, तो वो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए कि भैया जैसे सरिया है, सरिया लोहे की बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए हार्डनेस, हमें चाहिए कि टूटे ना, क्योंकि हम उससे घर बना रहे हैं। तो मान लो अगर हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड का यूज कर ले उनकी जगह पे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट तो उससे भी ज्यादा है, तो उससे भी ज्यादा हार्ड होंगे, तो हम इसी तरीके से इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतना नोट करो फटाफट।
हो गया सर। ओके रुको सर, रुके भैया, हमें मालूम है, हम तभी तो नहीं बढ़ते आगे, हमें मालूम है तुम हो अभी। सर इस बार नीरज है सर, मेरा हो गया है। अच्छा सॉरी 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 अविनाश सॉरी। मेरी आवाज लैग कर रही है, ऐसी बात कैसी बात कर दी तुमने। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, कहाँ से लैग करी ये तो बताओ आकाश। सीधी सी बात, हम आपसे बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे। सर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। हमारे पास तो क्लियर आ रहा है। ये बीच बीच में आ रही है सर। यस सर। हम तो यार राउटर के सामने ही बैठे हुए हैं, मतलब नहीं सर, उनका नेटवर्क स्लो चलो है सर शायद, कोई नहीं हमारे सर, में देख लो नहीं है। सर। तुम शांत रहो भाई, हम प्रॉपर्टीज बता। से कर दो सर, ठीक प्रॉपर्टीज है, से समझा दो। प्रॉपर्टीज से बता देते हैं, चलो ठीक है। प्रॉपर्टीज से अगर कहें तो मेरी बात सुनो। प्रॉपर्टीज में नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, मतलब ये रिएक्टेंट की स्टाइकोमेट्री कुछ और होगी, प्रोडक्ट की कुछ और होगी, वेरी हार्ड मतलब पता ही है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन हमने तो बस इतनी सी बात बोली एक्चुअल में कि हम तुमसे ये कहना चाह रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मकान में लिंटर डालने के लिए सरिया का यूज करते हैं, लोहे की सरिया का। तो मान लो अगर हम लोहे की सरिया की जगह पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का यूज करें तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं है अपने लिए। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि वो तो मेल्टिंग, जो लोहे की जो सरिया होगी उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जो प्योर मेटल होते हैं उनसे ज्यादा भी इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उनसे ज्यादा हार्ड है। तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज बनानी जो बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे प्लेन बनाने, एरोप्लेन, रॉकेट बनाना है, जैसे हम चाहते हैं हार्ड हो, एटमॉस्फेयर में जाके ब्लास्ट ना हो, तुम्हें ऐसी चीजें चाहिए ना, उसमें हम लोग इनका यूज करेंगे, सीधी सी बात है। वेदांत क्या पूछो, कौन सा चैप्टर चल रहा है यार? ये डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है बेटा, वेदांत डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। सर हो गया। अब हेडिंग डालो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, सेकंड हेडिंग डालो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो, देखो मैनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा बताओ बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन होता है। नो सर नहीं होते सर। बिल्कुल सही बात। ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट Zn Cd Hg, मतलब Zn Cd Hg तुम्हारे जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि वो नहीं होते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं बेटा जिनके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे बताओ? यस सर। बिल्कुल, मैनी ऑफ द Yes, ट्रांजिशन sir. एलिमेंट सर एंड सर ऐसे नहीं आ रहा समझ सर। क्या? सर जैसे आप कल बता रहे थे, ये मतलब अलग तरीके से वैसे बताओ सर। तो कल तो समझ में आ गया था ना। यस सर, मैं और सर मतलब थोड़ा वैसे करके बताओ सर, जैसे कल बता रहे थे। क्या करता रहता है, देखो इधर, जैसे तुम्हारा सक टीवी कर मन पे को नी क्यू जिंक। जिंक के नीचे क्या था? कैडमियम, इसके नीचे था मरकरी। जब तुम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, इसमें D1 आता है, S में आते हैं 2, ठीक है, पूरा लिखे दे रहे। इसका कितना होता है बेटा? इसका होता है 3D, सॉरी एक सेकेंड, इसका होता है बेटा 3D1 4s2। ऐसे इसका कितना होता है? 3D6 4s2। इसका कितना होता है? इसका होता है 3D10 4s2। इसका भी बेटा कितना होता है? D10 4s2। इसका भी होता है D10 और 4s2। यानी कि इनके पास बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड का मतलब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो इनकी प्रॉपर्टीज में कोई वेरिएबल नहीं आता, ट्रांजिशन नहीं बोला जाता, ठीक है। बस वही कल बता चुके हैं ऑलरेडी, तो बार बार नहीं उसे रिपीट करेंगे। देखो many of the transition element and their compounds and compound shows, देखो shows catalytic properties, shows catalytic properties and are used as catalyst। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं या तो उसे डिक्रीज करते हैं, ठीक है। डिक्रीज तो नहीं करते, इंक्रीज ही करते हैं, क्योंकि जो डिक्रीज करते हैं वो कैटालिटिक पॉइजन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है तो लिख लो दिस इज, जैसे एक बच्चे ने भी आंसर लिखा भी है चैट में, इसने लिखा है, नीरज ने लिखा है, ठीक है। दिस इज लिखो, दिस इज ड्यू टू एबिलिटी ऑफ transition element
to pass from one oxidation state to other. One oxidation state to another. ठीक है. Many of the transition element except Z and CD, Hg and their compound shows catalytic property and are used as catalyst. This is due to the ability of transition element to pass from one oxidation state to the other oxidation state. ठीक है. अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे एग्जांपल्स की, तो देखो तुम्हारा जो Fe है, Fe मतलब आयरन जो है, उसे आप यूज करते हो हैबर्स प्रोसेस में. अमोनिया बनाने के लिए जो हैबर्स प्रोसेस यूज करते हैं उसमें देखो Fe is used as catalyst in the manufacture of NS3 in Haber's process. हैबर साइकिल भी होती है बेटा, बट वो अलग चीज है. ठीक है. ये एग्जांपल ए हो गया. ऐसे की एग्जांपल देखो V2O5. सर हाँ बेटा. इसमें डिफरेंस बता दो, हाइबर प्रोसेस और हाइबर साइकिल में क्या डिफरेंस है? हैबर प्रोसेस में हैबर साइकिल में कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब हैबर प्रोसेस एक जस्ट एक प्रोसेस है. ये देखो N2 प्लस का 3H2 gives 2NH3. ये हैबर ये प्रोसेस है. इस रिएक्शन को हैबर रिएक्शन बोलते हैं. हैबर्स ने दी थी. और हैबर साइकिल्स वाला एक अलग टॉपिक है. ठीक है. उसका इससे कोई लेना देना. लिखो V2O5 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 in contact process. तुम लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ाया था? यस सर. Yes, sir. पढ़ा था NI का, उसका H2SO4 का. यस सर. बस वही है. और निकल को यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन. समझे? हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल लिख दे. देखो हम तो बताते हैं हाइड्रोजनेशन में तुम निकल को नहीं और भी चीजों को यूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल दिस इज. और हम क्या कर रहे हैं भैया, हम इसकी रिएक्शन निकल से, पैलेडियम से और प्लेटिनम से करा रहे हैं. ठीक है. तो और H2. ठीक है. तो H2 को अगर हम ओपन करके लिखते हैं, H2 को ऐसे लिखते हैं, H2 को ऐसे ओपन करके लिखते हैं H. तो देखो होगा क्या, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो, इस बॉन्ड को बेटा यहाँ से ब्रेक करो. एक रेडिकल इसके बाद, एक रेडिकल इसके बाद, एक इसके बाद, एक इसके बाद. ये वाला क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. ये वाला क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. खत्म बात. इसी बोलते हैं हाइड्रोजनेशन. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा देना किससे, हाइड्रोजन से. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, क्यों डरा रहे हो यार, क्या बोलते हैं बेटा? सर रिपीट करा दो एक बार. तुम्हें पीट देंगे. कायदे से बैठा करो. मोबाइल वाले सब लेके बैठते हो, मतलब मोबाइल तो लेके बैठोगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या कर रहे हो यार? मोबाइल में कॉल आ गई थी सर. कॉल आ गई, तुमने उठाया क्यों जब क्लास चल रही है? सर स्कूल से टीचर की कॉल थी सर. टीचर की कॉल? ये बकवास कर रहा है. 6:30 बजे टीचर कॉल का लिए आई सर. मतलब ऐसे ही सर. ऐसे नहीं पिटोगे, बता रहे हैं. हमें बार बार बताने में दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या तरीका है? जब तुम्हारी क्लास चले तो क्लास लो यार. क्लास के टाइम पे तुम्हें सारे फोन रिसीव करने, क्लास के टाइम पे तुम्हें घूमना है, क्लास के टाइम पे सारे काम करने. पिटोगे हम बता रहे हैं किसी दिन. सर आज से उठाएंगे सर, बता दो. हाँ तो हम बता तो देंगे ही, लेकिन ये ध्यान रखना आगे से नहीं होना चाहिए. क्लास ले रहे हो तो बेटा क्लास में बैठो कायदे से. ये सर बिल्कुल डन सर. डन नहीं बता पिटोगे, बकवास नहीं. नहीं यार, ये तरीका है. तुम्हारी क्लास चली तो तुम्हें इसी समय सारे काम करने हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हें होती है पूरी क्लास में. इसी समय तुम बाहर रहोगे, इसी समय तुम्हें कॉपी नहीं मिलेगी तुम्हारी, इसी समय तुम्हें टीचर का कॉल आएगा. सर आज से बंद कर दूंगा. तुम्हारे चक्कर में बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है. आज से बंद कर ही दोगे, नहीं तो बेटा तुम्हें निकाल भी देंगे क्लास से. ये भी ध्यान रखना अगर अगली बार ऐसा हो गया. जब आप क्लास लेते हो तो तुम्हारे घर वालों को भी पता है कि बच्चे की क्लास चल रही है, और बाकी लोगों को भी बता दो कि भैया मेरी इस टाइम पे 6 से लेके 8:30 तक क्लास चलती है. तो उस समय आप क्लास के टाइम पे क्लास का काम करें.
उस समय क्यों किसी का फोन आ रहा था तुम्हारे पास? उसे बता दो कि मेरी क्लास चलती है, खत्म बात। यस सर। हम ये बोल रहे थे कि एल्कीन को जब तुम डबल बॉन्ड तोड़ोगे, एक एच इधर दे दो एक एच इधर दे दो, तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इसके पास हाइड्रोजन कमी, इसके पास हाइड्रोजन कमी, उस हाइड्रोजन की कमी को कौन पूरा कर देगा, ये दोनों H2, तो एल्केन बन जाएगा। तो जब भी तुम हाइड्रोजनेशन कराओगे तो तुम निकल की जगह पैलेडियम और प्लेटिनम भी ले सकते हो, समझे? बस ये बता रहे थे। जब ने तुम्हें डी ब्लॉक याद कराया था तुमने तुम्हें बताया था एक ग्रुप याद कर लो, निकम्मा पंडित पिटेगा, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। सर और इन तीनों का बेटा यूज करा जाता है किसमें, इन तीनों को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन। तो इसमें लिख लो यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ Na को ही करो, तुम निकल को भी कर सकते हो, पैलेडियम को भी कर सकते हो, प्लेटिनम को भी कर सकते हो। चलो इतना नोट कर लो, फिर बताओ। हो गया इतना सबका? यस सर। जी सर हो गया। यस सर। नीरज तुम्हें मजा आ रहा है? चलो आगे आ जाओ। अब क्या करो, हेडिंग डालो एलॉय फॉर्मेशन। 1 मिनट, पिछली स्लाइड। हो गया सर। अब हेडिंग डालो एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है? एलॉय एलॉय क्या होता है बताओ? सर किसी भी टू मेटल्स का मिक्सचर। मतलब मेटल सर। बिल्कुल सही, लिख लो। सही कह रहे हो आकाश यार, सर होमोजेनियस मिक्सचर। बिल्कुल सही। लिखो एलॉय इज अ होमोजेनियस, एलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर या फिर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड solution in which atoms are randomly distributed, ठीक। एग्जांपल के तौर पे लिख लो आप, एक तो लिख लो ब्रास, किसका होता है, कॉपर और Zn का मिक्सचर, और आप लिख लो ब्रोंज, ठीक है। ये किसका मिक्सचर होता है, ये होता है कॉपर का और टिन का। टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50। ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट, इतना हो जाए तो बताना फटाफट। सर कर रहे हैं वीर को। तुम लोगों को एक बात याद दिला दें कि बेटा तुम लोग जुलाई में एंटर कर चुके हो, ठीक है, और तुम लोग कौन से एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, याद है, भूल गए? सर जेई मेंस के लिए कर रहे हैं अभी तो। जे मीन्स नहीं, जेई मेंस के लिए कर, अरे यार वो तो ऑब्वियस सी बात है, कर ही रहो। मैं पूछ रहा हूँ कौन से वाले एग्जाम के लिए, जो कब होने वाला एग्जाम, कौन से वाले जेई मेंस के लिए? सर एनडीए। हम कर रहे सर एनडीए। हाँ, मतलब वो कब होगा बताओ? 4 सर 4 सितंबर। 4 सितंबर। अभी चल क्या रहा है? जुलाई चल रहा है 1 सर अभी तो। जुलाई। कितने मंथ जुलाई। बचे बेटा, कितने मंथ रह गए अगर जुलाई को काउंट कर लो तो? सर 2। ओनली 2 मंथ्स। यानी कि आपके पास जुलाई फिर अगस्त, 2 ही तो महीने बचे हुए हैं। यस यस सर। सर। तो तुम्हें ऐसा 60 लगता है कि तुम 4 तारीख वाला जो पेपर है वो क्वालिफाई कर दोगे इस पढ़ाई के साथ? बिल्कुल सर करेंगे सर। नहीं करोगे तो, ये तो हम भी चाह रहे हैं, हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारी अभी जो पढ़ाई चल रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस पढ़ाई के साथ आप 4 सितंबर वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? यस सर। सर मतलब इस बार तो पता नहीं सर, बट मतलब अगली बार मार्च वाला तो भाई हो ही जाएगा। तो यही तो बेवकूफी है तुम्हारी, जब ऑप्शन रखोगे लाइफ में बेटा तो फिर ऐसे काम कर, मतलब ऑब्वियस सी बात है। नहीं जब तुम सर, नहीं मतलब सर इस बार हो जाएगा, बट अगर मतलब बाई चांस देखो, ना मेरी हो बात तो। सुनो, मेरी बात सुनो, पहली चीज तो बेटा ऑप्शन मत रखो, समझे? अगर ऑप्शन रखोगे कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, वो तुम्हें इतना टाइम मिलेगा नहीं। एक ही एम रखो कि हमें 4 तारीख वाला जो पेपर है वो क्रैक करना है। क्रैक करना एट एनी हाउ,
और उसके हिसाब से बेटा पढ़ाई करना चालू करो। मॉर्निंग में सुबह उठना चालू करो, जल्दी जल्दी सुबह उठो अलार्म लगा के, ठीक है, और अपने पढ़ाई मतलब तुम समझ ही लो, तुम्हारा मैथ्स आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है। अब ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं कि इसमें जिसे मैथ ही बहुत अच्छे से आती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है। तो अपना वीक पॉइंट पहचान लो क्या है। अगर किसी की मैथ में किसी को दिक्कत आ रही तो अभी बेटा 2 महीने अभी कर सकते हो तुम। किसी केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, सर अब उसमें लेकिन चेंज है पैटर्न सर। क्या सर अब की बार वो मतलब अब वो भी आते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब हिस्ट्री वगैरह भी आती है सर। सच में आती है सर। आपकी हिस्ट्री होगी, करंट अफेयर हो, वो भी आते हैं सर। अरे हम जो कह रहे हैं वो सुन ले, बकवास मत कर। हिस्ट्री आती है। हम ये कह रहे हैं कि तुम लोग अपना पढ़ाई का टाइम बढ़ा दो, जो हम कह रहे हैं उतना सुनो, अपना क्यों दिमाग लगा रहे हो। अपना स्टडी का टाइम बढ़ाओ बेटा, और मॉर्निंग वाला जो टाइम है इसे यूज कर लो, यूटिलाइज कर लो। अगर चाह रहे हो कि 4 तारीख वाला पेपर क्वालिफाई करना है तो, और नहीं तो ऐसे ही यहाँ बैठे रहो, पढ़ते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो, कुछ नहीं होगा। सीरियसनेस के साथ आया करो। तुम्हारे पास जो 6 से 8:30 का टाइम है, ये तुम्हें यहाँ जोक मारने के लिए नहीं बुलाया गया है, तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया गया है। तो इसमें तुम जितने भी काम की अपनी चीज है, जितना भी पूछ सकते हो, जितना भी पढ़ सकते हो, टीचर जो पढ़ा रहा है उसे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, सो दैट तुम्हें ये अलग से पढ़ना ही ना पड़े। इतनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि अगर इसमें से हम अभी कुछ पीछे से पूछ दें तो हमें आना चाहिए, कि हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और बाद में आज चैप्टर हमने जैसे जितना आज हमने पढ़ाया घर पे बैठ के रिवाइज कर लिया। अगर आज के टाइम पे तुम लोग स्कूल जा रहे हो और स्कूल के बाद 4 घंटे से 5 घंटे तक सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा पेपर क्वालिफाई बेटा नहीं हो पाएगा। सर 28 तक छुट्टियां हैं। अगर छुट्टी है तो बेटा तुम्हें फिर इस समय 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। जितना ज्यादा खींच पाओ उतना ज्यादा खींचो, जितना ज्यादा कवर कर सकते हो कवर करो। अदरवाइज हम कह रहे हैं अगर स्कूल चल रहे हो या जब तुम्हारे खुल जाएंगे उसके बाद भी बेटा तुम्हें 4 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी है एनी हाउ, समझे। यस सर। अगर तुम 4 घंटे Yes, से कम sir. कर रहे हो तो फिर कैसे करके बेटा पेपर नहीं हो पाए क्वालिफाई, ध्यान रखना। यस सर। यार तुम बुक्स पढ़ी क्यों रहो बेटा, बात सुनो। कौन किसने पूछा, नीरज पूछ रहा हो ना। नीरज देखो एक बात सुनो, तुम्हें यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो तुम्हें नोट्स बना के दे रहा है। अब तुम एक बार बताओ, हम तुम्हें जब यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, तुम तुम्हें नोट्स कहाँ से बना के दे रहे होंगे। हम प्रॉपर मेरे अभी तक के जो एक्सपीरियंस है जेई मेंस का, उसी के बेसिस पे दे रहे हैं तुम्हें। यस सर। मतलब हम कैसे दे रहे हैं तुम्हें, हम ऐसे तो उठा के कहीं से भी दे नहीं रहे। हम तो प्रॉपर तुम्हें जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं उसी, मतलब समझ रहे हो, जितना हमने अभी तक पढ़ाया है, जहां से नोट्स हमने बनाए हैं, जो मेरे पास असाइनमेंट है, उन्हीं के तो दे रहे हैं। तो ये सब हम जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम छांट छांट के तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, साथ में तुम्हें क्वेश्चन कराएंगे इसके। तो तुम अपने आप क्यों दिमाग लगा रहे हो। पहले तुम नोट्स से पढ़ो, और पहले क्या तुम नोट्स से ही पढ़ो बेटा, भरोसा रखो अपने टीचर के ऊपर। तुम एक चैप्टर को एक ही नोट से बार बार पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ, बस। तुम एक ही चीज को 10 जगह से पढ़ने की तुम्हें जरूरत है भी नहीं। वैसे भी तुम इसी चीज को यहीं बार बार पढ़ते रहो, खत्म बात। यहाँ पे एक एक टीचर बेटा, तुम Yes, पहले sir. उस टीचर के बारे में पता तो करो। तुम पता करो अमित सर कौन है, क्या पढ़ाते हैं, कितने क्वालिफाई करवा चुके हैं, कहाँ के उनके नोट्स हैं, हिमांशु सर क्या है, राधिका मैम क्या है। हम लोग तुम्हें जो नोट्स दे रहे हैं बेटा, वो पूरे एकदम जो जेई वाले नोट्स हैं वो तुम्हें प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। मेरे तुम नोट्स उठा के देखना, तुम्हें कहीं भी एक्स्ट्रा थ्योरी कहीं नहीं मिलेगा, फालतू का कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेंगी, चाहे जितने चैप्टर तुम पढ़ाए कोई भी उठा के देख लो। इसीलिए है कि फालतू की जो चीजें नहीं आती, जहां से थ्योरी थोड़ा तुमसे पूछी जाती है, जहां पे पूछी जाती है हम लिखवाते हैं। तो तुम्हें अलग से बुक उठाने की जरूरत ही नहीं है, तुम भरोसा रखो अपने टीचर पे, सीधी सी बात है। तुम अपने ये वाले जो नोट्स हैं इनसे स्टडी करो, इनके क्वेश्चन लगाओ, खत्म बात। तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ये करो, जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, जैसे सॉल्यूशन है, तो तुम सॉल्यूशन को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। इसके नोट्स तुमने बनाए हैं, हमने तो बनवा रखे हैं, नहीं तो ड्राइव पे पढ़े, जाके वहां से उठाओ और बार जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और पहली बात तो नोट्स जरूर होने चाहिए तुम्हारे पास, चाहो तो उसके पीडीएफ निकलवाओ, चाहो तो लिखो, जो मर्जी करो। सॉल्यूशन को बार बार पढ़ो और इसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ बस। प्रीवियस में जितने क्वेश्चन आए सबकी प्रैक्टिस करो। अभी तुम प्रीवियस लगा सकते हो, नहीं तो अभी तुम्हारे एफएसटी चालू हो जाए कुछ दिन बाद, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, फिर एकदम डिप्रेस हो गए कि सर यार नहीं कि अभी कैसे दे पा रहे, नंबर कम आ रहे ये वो। तो अभी से तैयारी करो उसकी, अभी से पहले। अभी ये टाइम है चैप्टर वाइज लगाने का, इस समय क्या करो चैप्टर वाइज लगाओ। जो चैप्टर पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, उसके लगाओ सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, उसके लगाओ इलेक्ट्रो पढ़ लिया, उसके लगाओ जो तुमने पढ़ लिया है सबके तुम क्या करो, तुम सबके क्या करो चैप्टर वाइज लगा डालो। और जैसे ही आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट हो फिर फुल लेंथ टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। तुम्हारे यहाँ पे मॉक टेस्ट तक चालू हो जाएंगे। ऐसे खाली बैठने थोड़ा काम चलेगा, खाली की बकैती करने पड़े। टाइम जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही फायदा है, और जितना बेकार करोगे तो फिर पेपर के टाइम पे रोगे। और लाइफ में बेटा ऑप्शन मत रखो। अगर लाइफ में ऑप्शन रखोगे ना कि अगर ये वाला नहीं हुआ तो वो वाला हो जाएगा, तो जिंदगी में कोई पेपर क्वालिफाई ही नहीं होगा। एक ही ऑप्शन रखो कि निकालेंगे तो यही वाला निकालेंगे, बात खत्म। दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब तुम अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं रखोगे तो एक ही पाथ पे चलोगे, अपने आप ही उठोगे। तुम ऐसा मान लो अगर ये नहीं निकला तो कुछ नहीं, ऐसा मान के चलो। अभी के लिए मान के चलो हमें एट एनी हाउ 4 तारीख वाला पेपर क्वालिफाई करना, बात खत्म।
ऑप्शन ही क्यों रख रहे हो कि 4 को नहीं हुआ तो अगले वाला कर लेंगे, मार्च वाला कर लेंगे। ये बातें दिमाग में लाए ही मत करो बेटा। 4 मतलब 4। अब चाहे तुम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चालू करो, चाहे रात में 2 बजे तक पढ़ो, वो तुम्हारी हेडक। अपनी स्टडी जो तुम्हें है वो कम से कम 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी लेनी ही लेनी है। अब चाहे तुम 2 घंटे सुबह पढ़ के 3 घंटे रात में पढ़ो, 3 घंटे सुबह पढ़ के 2 घंटे रात में पढ़ो, और चाहे एक साथ 5 घंटे पढ़ो, वो तुम्हारी हेडक है। टाइम टेबल हमेशा तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें बनाना है, कोई टीचर तुम्हें बना के नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टाइम बेटा तुम्हें पता है। चलो फिलहाल इतना अगर हो गया तो आगे हेडिंग डालो, लिखो सम अदर कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कह पढ़ाई रहे के हो? साथ साथ सर तो नींद भी जरूरी है, तभी हम पढ़ेंगे ना, ऐसे फिर डिप्रेशन हो जाएगा नहीं तो। क्या कह रहे हो? क्या क्या करना चाहिए? बोल रहा है सर नींद भी जरूरी है, बोल रहा है। नहीं यार, नींद लेने कौन मना कर रहा है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, एक होता है हेल्दी मतलब पढ़ाई करना, और हेल्दी स्लीप। हेल्दी स्लीप का मतलब ये है कि अगर आप बेटा 6 से 7 घंटे डेली सो रहे हो, 7 घंटे आइडियल मान लो, अगर आप 60 घंटे सोते हैं तो बस वो बात खत्म। 7 घंटे से ज्यादा तुम दिन में भी 2 घंटे सो रहे हो, फिर तुम शाम को भी लेट लिए 1 घंटा, ये तो बेवकूफी है ना। सिर्फ 7 मतलब 7, और 7 घंटे की नींद एक साथ लो। रात में अगर 11 बजे सोए हो तो 11 बजे से 7 घंटे गिन लो कब कंप्लीट हो रहे हैं। 5 बजे तो कंप्लीट होंगे, 5 बजे अपना अलार्म लगा के उठ जाओ। और जब अलार्म लगाओ तो अपना मोबाइल अपने से कम से कम 3 मीटर दूर रखो। मेरी बात सुन लो, बीच मत बोलो। मोबाइल अपना जो है 3 मीटर दूर रखो, सो दैट जब मोबाइल तुम्हें सुबह इरिटेट, और सबसे इरिटेटिंग अलार्म टोन लगाओ, इतनी इरिटेटिंग कि तुम्हें मतलब ऐसा लगे फोड़ दे मोबाइल, ऐसी इरिटेटिंग अलार्म टोन लगाओ, और उसे कम से कम 3 मीटर दूर रखो। समझे? तो उससे होगा क्या कि जब तुम 3 मीटर जाओगे तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तुम्हें जगाएगा कि हाँ भाई देखो, हम अलार्म बंद करने जा रहे हैं, किस लिए उठे हैं। और जाके ब्रश कर लो सर, मुंह धुलो, मुंह धुल के ब्रश कर लो। जैसे तुम ब्रश करोगे बस फिर तुम्हारा मतलब तुम पढ़ने बैठ जाओगे। समझे? मॉर्निंग में उठ के पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। ऐसे बड़े बुजुर्ग हम लोग के पागल थोड़े ना ऐसे कह के सुबह पढ़ा करो, सुबह पढ़ा करो, उसका कुछ रीजन है यार। समझे? चलो खैर, तो सर टाइम टेबल तुम्हें बनाना है, टाइम को अपने सेट तुम्हें करना है कि कितना टाइम मेरा कोचिंग में जा रहा है, कितना स्कूल में जा रहा है, कितना हम सेल्फ स्टडी में दे सकते हैं। अगर तुम सेल्फ स्टडी में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब 1 घंटा दे रहे हो तो क्या ही बोले, मतलब तुम्हें इस टाइम पे 3 से 4 घंटे, और अगर छुट्टी चल रही है तो तुम्हें कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी ही चाहिए। डिप्रेशन ऐसे नहीं होता है बेटा। और अगर तुम्हारा डिप्रेशन पढ़ाई के लिए तो एक गुड डिप्रेशन माना जाएगा। मान लो तुम्हारा पेपर तक डिप्रेशन है, पेपर के बाद सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। डिप्रेशन जो लॉन्ग टाइम हो जाता है परमानेंटली, वो दिक्कत है। अब मान लो किसी बच्चे को चिंता है इस बात की कि उसका 4 तारीख का पेपर है, और मान लो उसका 2 महीने बचे, उसके बाद 1 महीना ये 1 महीना ये मान लो। अब इस 1 महीने में उसकी पढ़ाई 1 घंटे हो रही है, तो उस बात की उसे टेंशन हो रही है कि यार कैसे करके टाइम बढ़ाएं। तो इस बात का डिप्रेशन तो अच्छा है, तो क्या करेगा, 2 घंटे करेगा, 2 से 3 घंटे करेगा, तो ये डिप्रेशन अच्छा है। समझे? यस सर। तो इसलिए जो है अपना टाइम बढ़ाओ। चलो फिलहाल अब आगे लिखो, लिखो सम अदर कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक। सम अदर कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक। कुछ हम लोग क्या करेंगे, अदर कंपाउंड्स को पढ़ेंगे डी ब्लॉक के, कौन कौन से हैं वो देखते हैं अभी, ठीक है। पहली रीडिंग इसके अंदर बेटा डाल दो KMnO। क्या नाम होता है KMnO4 का? बताओ बेटा, बताओ। सर इसका नाम होता है पोटाशियम। पर मैग्नेट। यस सर। पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। अब इसमें लिखो, लिखो ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन large scale it is prepared from pyrolusite ore, from pyrolusite ore। pyrolusite ore, किसी को पता है pyrolusite ore का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नो सर। नो सर, आप ही बता दो। लिख दो MnO। देखो, it involves following step। It involves following step। पहली रीडिंग डालो।
conversion of MnO2 into पोटेशियम मैग्नेट। सबसे पहले क्या करेंगे, MnO2 को कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम मैग्नेट में। ठीक, चलो। हेलो आदित्य, क्या हाल? इसमें लिखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो द पाउडर्ड और, देखो द पाउडर्ड ore is fused, the powdered ore is fused with potash, with potash। potash क्या होता है बेटा? सर पोटाश अलम KOH, ठीक है, और K2C, ठीक है। लिखो in presence of air, ठीक है। देखो to give green mass of KMnO4, K2MnO4, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, K2MnO4 मिलेगा। रिएक्शन इसकी देखें, तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले तुम 2MnO2 की रिएक्शन, MnO2 मतलब पायरोलुसाइड ओर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यही हमारी पायरोलुसाइड ओर है। इसे तुम क्या करो बेटा, KOH के साथ रिएक्शन कराओ, और KOH के साथ रिएक्शन कराओ और O2 के साथ रिएक्शन कराओ, और इससे तुम क्या बना दो बेटा, 2K2MnO4 बनाओगे, प्लस यहाँ पे बेटा H2O निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो बना, ये क्या बना, ये पोटेशियम मैग्नेट बना। तो पोटेशियम हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बाकी मैग्नेट का पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। ये रिएक्शन लिखो जल्दी से बेटा। एक बार इसको रिपीट कर दो ऊपर से, मतलब पढ़ लो इसको एक बार। The powdered ore is fused with potash, KOH और K2CO3, potassium carbonate, in the presence of air to give green mass of K2MnO4। सर ग्रीन मास मतलब ये जो मिलेगा ये ग्रीन कलर का होगा, यस ठीक है। सर। चलो yes sir, सेकेंड हेडिंग डालो, लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 to KMnO4, क्योंकि हमें तो KMnO4 बनाना है, K2MnO4 थोड़ा बनाना है, हमें बनाना है KMnO4। तो अब इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है। चलो इसका ऑक्सीडेशन देख लो, क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, 2K2MnO4 को ऑक्सीडाइज कराओगे ओजोन के साथ प्लस वाटर के साथ, ठीक है। आप ओजोन के साथ भी ऑक्सीडेशन करा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा जो क्या कहते हैं एलोट्रोप किसकी, ऑक्सीजन की ही तो एलोट्रोप है, ठीक है। इससे बनेगा क्या बता सकता है कोई, क्या बनेगा बेटा इससे, इससे तुम्हारा एक तो 2KMnO4 बन जाएगा, KMnO4 मतलब तुम्हें जो चाहिए था, और तुम्हारा KOH अलग निकलेगा और तुम्हारा O2 जो है वो अलग निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये हम लोगों ने K2MnO4 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, KMnO4, ठीक। ऑक्सीडेशन कराना तो ऑक्सीडेशन करा दिया। चलो अच्छा, एक ऑक्सीडेशन ये भी करा सकते हो, एक ऑक्सीडेशन आप Cl के साथ, Cl2 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। देखो अगर आप इसकी रिएक्शन K2MnO4 की रिएक्शन बेटा आप Cl2 के साथ करा दो, तब भी आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करा के KMnO4 बना दोगे, KMnO4 और प्लस आप क्या करोगे, KCl का फॉर्मेशन कर देंगे। तो चाहो तो तुम ऑक्सीडेशन किससे करा दो, O3 प्लस H2O से, चाहो तो आप Cl2 से भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे O3 है, सही से लिखना। चलो देखो जल्दी से बेटा इतना। अब इसके बाद तुम्हें एक बहुत कायदे की चीज समझानी है, पहले से लिख लो जल्दी से। बेटा हो गया नोट सबका, no sir, कर लो। KMnO4,
डन सर। हो गया, ठीक है। अब अगर इतना हो गया है तो आप क्या करो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में बहुत ही बेहतरीन पॉइंट तुम्हें बताएंगे आज, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना उसे, पहले तो इतना कुछ एक दो पॉइंट थ्योरी के उसे लिखो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि टाइम भी फिर हो जाएगा। लिखो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट लिखो बेटा, लिखो इट इज अ, लिखो इट इज अ डार्क वॉयलेट। हम देखो के हम ऐसा बनाते हैं तो हम कंफ्यूज मत हो ना कि के है कि क्या है, ठीक है। चलो हम ऐसा बना ही नहीं पाते हैं कि इट इज अ, लिखो इट इज अ डार्क वॉयलेट, इट इज अ डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, समझ गए, कितना किराया दे रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, लिखो इट हैज, अगला पॉइंट लिखो, लिखो इट हैज अ मेटेलिक, इट हैज अ मेटेलिक लस्टर with melting point 523 केल्विन। ये तो थोड़े बहुत पॉइंट बेकार से हैं, अब इसका एक बहुत बढ़िया पॉइंट हम समझाएंगे। और इसका एक और लिखो, लिखो इट हैज, या फिर लिखो इट इज, लिखो इट इज फेयरली सॉल्युबल, फेयरली soluble in water, in water। आगे लिखो गिविंग a पर्पल सॉल्यूशन, पर्पल सॉल्यूशन। और एक पॉइंट लिखो एक्शन ऑफ हीट, राधिका हमने बस इतना बोला है कि इसकी आपको प्रॉपर्टीज कुछ हैं वो आप लिख लो, हम इसे रिपीट कर देते हैं। पहला लिखा हुआ है इट इज अ डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा लिखा हुआ है इट हैज अ मेटालिक लस्टर विद अ मेल्टिंग पॉइंट 523 केल्विन, थर्ड पॉइंट है इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर गिविंग अ पर्पल सॉल्यूशन, और डी पॉइंट लिखो एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट। और अब हम जो तुम्हें समझाने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से समझना, पहले तो इसका एक्शन ऑफ हीट वाली रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। देखो एक्शन ऑफ हीट में अगर आपसे बोला जाए कि बेटा जो KMnO4 है, KMnO4, उसे अगर हम हीट कर दें तो ध्यान रखना, अगर आप KMnO4 को हीट करोगे तो आपके पास K2MnO4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस आपका MnO2 बन जाएगा, प्लस आपका O2 गैस जो है निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी यार, इस वाले का कलर जो है वो होता है डीप पर्पल, इस वाले कंपाउंड का कलर होता है ग्रीन, और इस वाले कंपाउंड का कलर होता है ब्राउन। अब मेरी बात सुनो, हमें बताओ बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में कलर कब आएगा, कब वो कलर को शो करेगा, किसी भी कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स में कब कलर आएगा, बता सकते हो? अगर नहीं तो जल्दी से आंसर दो कि नहीं आता तो नहीं आता, जल्दी समझना, टाइम है कम, जल्दी बोलो कब कलर आएगा। नहीं आता सर। रिपीट करेंगे। सर क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है किसी भी कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड में कलर कब शो करता है वो। सर ये 2 नहीं आएगा, सर जब KMnO4 नहीं उसके आएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और फिर जब वापिस आते हैं तब। बिल्कुल सही। देखो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पीछे तुम लोगों को कलर फॉर्मेशन में समझाया भी था कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है एनर्जी लेके, ठीक है, और वापस से जब एक्साइटेड से कहां आता है, ग्राउंड में आता है, तब वो कलर की फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। जब कौन, इलेक्ट्रॉन, और कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा जंप करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब अपने क्या करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, सॉरी हायर शेल से लोअर शेल में जाए, सॉरी लोअर शेल से हायर शेल में जाए और हायर से वापस से लोअर में आए, तो क्या करेगा, वो एनर्जी को शो करेगा। अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से यार, जो तुम्हारे पास KMnO4 मॉलिक्यूल है, जरा तुम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की निकाल के देखो, जब तुम निकालोगे तो पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1, तो +1 प्लस Mn की तुम्हें निकालनी तो X मान लो, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 4, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो 0, कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस का X माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 7, क्योंकि 8 उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा उधर प्लस का, और 1 उसमें तो माइनस करोगे 7, तो यानी कि यार हमें इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे निकाल लो तो जब तुम यहाँ पे निकालोगे तो Mn आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकलेगा।
अब जरा मेरी बात सुनना बेटा बहुत ध्यान से। अगर तुम्हें mn का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो तुम्हें याद होगा St-V कर मन, यानी कि 5वें नंबर पे आता है। इसका मतलब 3d5 और 4s2। सुनते रहना बहुत ध्यान से। और mn है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +7 में। mn किस फॉर्म में? +7 में। तो यार अगर mn +7 में तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इससे 5 इससे, 3d0 4s0, यही तो होगा। अगर mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो होगा भैया। बताओ होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. ठीक है राधिका, अभी प्रीवियस स्लाइड कर देंगे बेटा, ठीक है। देखो तो mn अगर +7 में है तो क्या उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है? नो सर। तो जब भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये कलर कैसे शो कर रहा है डीप पर्पल, बता सकते हो? सर सर क्या चीज है? हमने बोला कि कोई भी कंपाउंड कलर तो तब शो करेगा जब उसका कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करे। ग्राउंड स्टेट से कहां जाए? एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड से वापस से ग्राउंड में आए, तब वो कलर शो करेगा। कब? जब उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाए, हायर से वापस से लोअर में आए। लेकिन बात यह है कि mn के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन mn किस फॉर्म में? mn KMnO4 के अंदर mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और mn को जब तुम +7 में लिखोगे तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है आउटर मोस्ट शेल में। तो जब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये कलर कैसे शो कर रहा है? सोचने वाली बात ये है कि कलर तो वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करें? लोअर से हायर में जाए, हायर से वापस से लोअर में आए, तब वो क्या करेंगे? एनर्जी की फॉर्म में कलर को एमिट करेंगे। लेकिन जब mn के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कलर कैसे शो कर रहा है डीप पर्पल, बताओ भैया। सर शायद इसके पिछले शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो नहीं जाते हैं। होता, कर ही नहीं सकते, एक्साइट हो नहीं सकते। ध्यान रखना, जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान रखना, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के पास वाले, वो कभी भी नहीं निकलते, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बताओ सर Sir, तब पता नहीं. हमने जो बात तुम्हें बताई वो तुम्हें समझ में आया? क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ KMnO4 कलर शो करता है डीप पर्पल कलर का, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो ये क्यों कलर शो कर रहा है? रीजन बताओ, बता सकते हो? दिमाग लगाओ यार। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे mn +6 में है, तो अगर mn +6 में है बेटा तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 3d1 और 4s0। क्यों? 4s0 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लोगे और यहाँ से 4 निकालोगे, तो 4 2 6 निकाल दिए, तब भी तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि mn के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? लोअर से हायर में जाएगा, हायर से वापस से लोअर में आएगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है K2MnO4, ये तो ग्रीन कलर शो कर रहा है, तो पता चल रहा है ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है ना, लोअर से हायर में, हायर से वापस से लोअर में आ रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि +6 वाला तो शो करेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। +7 वाला कैसे करेगा? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बताओ कैसे करेगा? सर ये तो सर इसी होगा पता हुआ। अब मेरी बात सुनो, हम बताते हैं, ठीक है? आप लोगों को ये बात पता नहीं है, तुम लोगों ने अभी हाँ पढ़ा भी नहीं और दूसरी बात सुना भी नहीं होगा शायद। चलो हम बताते हैं। तो देखो इसकी ऐसा है आयंस की वजह से. बेटा, वो खुद कैसी बातें करते हो? आयंस की वजह से कलर नहीं शो होता है, ठीक है? देखो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है? अगर आप KMnO4 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेगी। अच्छा, अगर आप K2MnO4 की बनाओगे तो कैसे दिखेगी? तो आपको वो नेगेटिव, इनकी स्ट्रक्चर बेटा पूछी जाती है, ठीक है? ध्यान रखना, तो स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर पूछी जाए तो आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं, तो ध्यान रखना। ये KMnO4 की स्ट्रक्चर है, ये K2MnO4 की स्ट्रक्चर है। अब मेरी बात सुनो कि ये कलर क्यों शो कर रहा है। देखो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल K2 FeCN6 ले लेते हैं। मान लो हम लोग FeCN6 का मॉलिक्यूल उठाते हैं, K4 FeCN6, ठीक है? तो हम तो पहले तो एक चीज समझा दें, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो बेटा +2 आएगी, निकाल के देख लेना, अपने पास टाइम है कब, ठीक है? यानी कि Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर Fe +2 में नहीं होता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता? St-V कर मन फे, यानी कि 3d6 और 4s2। और अगर Fe +2 में है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाले निकाल दो, बचे क्या बेटा? 3d6 तो बचा, और 4s कितना बचा? जी। तो यानी कि बेटा क्या हुआ कि जो D वाला है, ये D ऑर्बिटल जो है, सर 4 है। सुनते रहो, हाँ यही हम बताना चाह रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? ये अपने पास है
तो अब तुम्हें अभी तो नहीं पता होगा, अभी तो जब तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो तुम एक चीज पढ़ोगे कि बेटा हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड। मतलब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो वीक फील्ड होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। जो पेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ना भर के कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम वैसे तुम्हें समझाना तो उसमें चाहिए था, लेकिन चलो मेरे अंदर चल रहा है कि ऐसा लगता है समझा ही दो। चलो देखो, तो होता क्या है, इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब देखो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके आगे भी एक ऑर्बिटल होगा पी वाला। तो बात ये है, बताओ ये क्या हो गया यहाँ पर? तभी तुम समझा नहीं देते, हटा ही दो। चलो दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो मान लो आपके पास Fe है और उसके साथ NH3 लगे हुए हैं बेटा, NH3 लगे हुए हैं मान लो 6, ठीक है। तो Fe के पास, Fe का जो डी ऑर्बिटल होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल, सुनते रहना, Fe के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, एक NH3 क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसमें देगा, दूसरा NH3 क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसमें देगा, तीसरा NH3 ऐसे करेगा, ऐसे चौथा करेगा, पांचवा करेगा, और एक कर लेगा S वाले में, ठीक है। तो कहने का मतलब जिनके पास, तो इन्हें बोलते क्या, इन्हें बोलते हैं लीगेंड। पहली बात तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग लीगेंड्स बोलते हैं। और लीगेंड्स का काम क्या होता है, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या करेंगे, Fe के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। आई बात समझ में? जैसे तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स हमने लिखवाया था कल, कॉम्प्लेक्स लिखवाए थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लीगेंड हमने समझाया था, लीगेंड क्या होता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है आयनिक स्फीयर। बताया था कि नहीं बताया था? हमने बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक मेटल होगा और मेटल को छोड़ के जितनी भी चीजें वो लीगेंड होंगी। लीगेंड का काम क्या है, लीगेंड का काम है अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे देना और उनके साथ बॉन्डिंग करना। तो जब ऐसा होता है तब लीगेंड क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें ट्रांसफर करता है किसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कहां से, लीगेंड से किसकी तरफ, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो उन इलेक्ट्रॉन के जंप की वजह से कलर शो होता है, क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करते हैं। इसलिए अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा इसमें कलर क्यों आया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, जो लीगेंट है, मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे रहा है। और डी ऑर्बिटल में देने से मेटल के लीगेंड क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहा है मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। उन इलेक्ट्रॉन के जंप करने से क्या होता है, कलर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखोगे कलर क्यों आया, देखो मैं आप लिखते हैं, ये जो कलर आया डीप ब्लू कलर, ये क्यों आया, ड्यू टू LMCT। LMCT का मतलब लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लीगेंड ने अपने मेटल जो था, लीगेंड ने क्या करा, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया, चार्ज को ट्रांसफर कराया। उन चार्ज के ट्रांसफर होने से ही कलर का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर तुमसे पूछे कोई कि KMnO4 के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है Mn के पास, क्योंकि Mn तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके बाद भी वो कलर शो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे मेटल, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। मतलब लीगेंड क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा रहा है किसमें, मेटल के साथ। इस वजह से यहाँ पे कलर आया है। और अगर तुमसे कोई पूछे इसमें क्यों कलर आया, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही है, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है ही, तो क्या करेगा, डी ऑर्बिटल जो लोअर शेल का होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा डी ऑर्बिटल ऑफ हायर शेल। हायर शेल के डी ऑर्बिटल में लोअर शेल का डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, और जंप करके जब वापस आएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शो करेगा ट्रांजिशन। तो यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है कि जो DD ट्रांजिशन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप करके वापस आएगा, उसकी वजह से कलर शो हो रहा है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए KMnO4 में कलर क्यों शो हो रहा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। आई बात समझ में? यस सर। तो बस यही था। तो तुमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ बेटा KMnO4 के अंदर डीप ब्लू कलर का कलर, सॉरी डीप पर्पल कलर का कलर क्यों शो होता है, बिकॉज क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और हमें पता है कलर तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कलर शो होता है बिकॉज ऑफ LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जो लिगेंड के मेटल लिगेंड होती है, क्या क्या करो बेटा, एक बार रिपीट करा दो सर। एक बार रिपीट सर रिपीट करा दो। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। देखो तो इतना पहले नोट करो फिर रिपीट कराते हैं जल्दी से। पहले एक बार नोट कर लो, फिर एक बार फिर समझा देते हैं, जल्दी से करो सब लोग, जल्दी छापो फटाफट। आवाज नहीं आ रही विनाश तुम्हारी।
सर आपका एक ब्लॉग मिनट कब आ रहा है सर? स्लाइड करो तो। हाँ अच्छा, हाँ राधिका एक पीछे वाली स्लाइड देख लो बेटा। सर राधिका इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर आपका ब्लॉग कब आ रहा है सर? मैंने बोला सर। अभी यार देखते हैं। सर आप 1 महीना हो गया, आप ऐसे ही बोल रहे हो। साल होगी सर। अच्छा चलो सर ठीक, करते हैं। हमारे जा सकते हैं ब्लॉग। एक मिनट रुको, थोड़ा सा रहा है, इसको लिख लेती हूँ तो तो भूल चलो कर से जाऊंगी। तुम लोगों को अपना फ्लैट दिखाते हैं, ठीक है, ब्लॉग में अगले। यस सर। ये चलो ठीक, हो गया ये। हाँ राधिका कर लो, जल्दी कर लो। सर आपने लास्ट रिएक्शन क्या लिखी है ये? लास्ट रिएक्शन बेटा लिखिए कि 2K2MnO4 प्लस Cl2, ये Cl2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है Cl2। ये सर हो गया। ठीक है, लिख दिया। चलो अब इसका इसे जल्दी से नोट करो तो एक बार फिर से समझा दें। हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे आ जाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल तो समझाते हैं यार। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे TiCl4 ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे शक्ति यानी कि 3D2 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। और Cl4 का मतलब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में, ठीक है। तो +4 में तो निकल ही जाएगा, रुक जाओ, TiCl3 कर लेते हैं, चलो TiCl3, तो इसमें +3 में है ना, Ti किस फॉर्म में, +3 में, तो ये कितना बना लेगा, ये बनाएगा 3D1 4s0। तो कहने का मतलब डी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एस में कितने, 0, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। कितने Cl है, 3 Cl है। तो 3 Cl क्या करेंगे, एक Cl ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक Cl ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक Cl ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ेगा, और Ti और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि Cl क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को अटैक करा रहा है, किसे, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ Ti। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप कर रहे हैं, अभी हमने क्या बताया था, कलर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आएगा, इलेक्ट्रॉन के जंप की वजह से ही। अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने KMnO4 पढ़ा था उसमें ऑक्सीजन था ना, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो क्या कर रहे थे, जो Mn का वैकेंट डी ऑर्बिटल था उसमें अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके भेज रहे थे। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लोअर शेल से, अब तुम्हारा जो मेटल है उसके हायर शेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे, तो इनके इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से कलर शो हो रहा था, और इसी टॉपिक को बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्योंकि ये सब क्या है बेटा, ये लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है मेटल के साथ वो लिगेंड होते हैं, और ये मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में शेयर किया, इसी वजह से बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। समझ में आया? यस सर। इसी को हम Yes, लोग sir. LMCT के नाम से जानते हैं, बस यही है। यस सर। यस सर, डन सर। इंडिया का बहुत बुरा हाल है यार। सर क्या हो गया सर? अरे मतलब Seven. क्रिकेट चल रहा है ना, बात ये नहीं सर, मैंने चार। देखा नहीं सर। चलो 4 भैया चल रही थी क्लास सर, यहीं पे 82 रोकते हैं, अगली क्लास आपकी मैथ की, एंजॉय करो, और हम लोग इसे अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का पढ़ के रखना, नोट्स बनाना अच्छे अच्छे। और हाँ एक बार फिर से याद दिला दें, जिन बच्चों को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है अपने नोट्स को, तो वो एक बार बेटा सर से बात कर लो, अपने नितिन सर से, ठीक है, कि क्या दिक्कत आ रही है। सारे नोट्स आपके वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आप उठा के पढ़ो सही से, ठीक है, और नोट्स सब लोग बनाओ। चलो ठीक, बाय, टाटा, मजे करो। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग अच्छा सर। यहाँ पे कोई है ही नहीं है, पहले तो बुलाना पड़ेगा सर मैम। है, आ गए सर, सर आ गए सर, आगे आ गए? सर, सर आ गए सर। हाँ जी सर, तो आगे। कहाँ आ गए भाई? नहीं आए सर, पता नहीं क्या देख रहे हैं सर। आ गए सर। सर आगे सर, अच्छा उसके एस अच्छा में सर, देखो। मैथ वाले सर आ गए हैं सर। मैथ्स वाले सर आ गए सर। ये सर बेबी को एस बेस में पसंद है देखो, सर। वहां पर आ रहा तारिक कादरी। है उनका नाम। यस सर सर। सर खुद बोल देंगे सर, आप 2 मिनट पे वेट करो सर। उतनी देर गाने गुने सुनो सर, बेबी को बेस पसंद है। बेटो हो गया, तुम शांत तो रहो, तुम कितना बोल रहे हो। एसिड किसको पसंद है?
अविनाश को। बेटा आपकी बस मैथ्स की पता क्लास है ना? यस सर। Yes, sir. अमित सर की क्लास है ना? नो सर, नहीं सर, सारिक सर की क्लास है। शारिक सर की सर। सर अमित सर की क्लास को तो बड़े दिन हो गए। यस सर, वो पढ़ाते मंडे नहीं को है लगी बे। थी वैसे पर लगी नहीं। चलो उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई ना। अरे यस सर। चलो अच्छा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।